लास्ट क्लास में हमने पेमेंट सिस्टम पढ़ लिया था। तो आज पहले एक टॉपिक आपका रह गया था आरबीआई की सब्सिडरीज, है ना। एक टॉपिक रह गया था आपका, कौन सा? आरबीआई की सब्सिडरीज। आरबीआई की सब्सिडरीज है वो एक टॉपिक रह गया था ना, तो वो पढ़ेंगे आप। पीएचडी के लिए बेटा कुछ नहीं होता, रिसर्च वाला कोर्स है, उसको देख के आप उसको क्रैक कर सकते हो। उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन है वो रिसर्च या टूट कर ही आता है। चलो कॉमर्स का तो सिलेबस है ही, लेकिन पेपर रिसर्च वाला जो पोर्शन है उसकी बात कर रहा हूँ बेटा, उसके पोर्शन की बात कर रहा हूँ। परसेंटाइल ऐसे कुछ बता नहीं सकते बेटा, वो दो शिफ्ट्स अलग अलग होती हैं, इस वजह से रिजल्ट है उसको नॉर्मलाइज किया जाता है। चलो अब टॉपिक पे आते हैं, सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई। सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई की, जो आरबीआई की सब्सिडरीज हैं वो कौन कौन सी हैं और वो किस तरीके से काम करती हैं। अब सब्सिडरी होती क्या है? A subsidiary company or a daughter company is a company that is owned or controlled by another company which is called parenting company. मतलब जिसकी एक पेरेंट कंपनी होगी और दूसरी सब्सिडरी, जिसमें 50 से ज़्यादा, जो 50% से ज़्यादा शेयर है वो किसी कंपनी ने क्या कर रखे होते हैं, ओन कर रखे होते हैं। तो उसी तरीके से जो आरबीआई है वो इनकी होल्डिंग कंपनी है या फिर पेरेंट कंपनी है। पेरेंट कंपनी आरबीआई हो गई, और ये जो बाकी सारी हैं टोटल 5 फुली ओन्ड सब्सिडरीज हैं और एक इनकी एसोसिएट है। ठीक है जी। होल्डिंग कंपनी, डू यू नो हाउ मेनी सब्सिडरी? देयर आर 5 फुली ओन्ड सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई। इस टाइम पे आरबीआई की टोटल 5 सब्सिडरीज हैं। DIGC, BRBNMPL, रिबिट, IFTS और RBIH। तो ये तो 5 हमारी वो सब्सिडरी, मतलब यहाँ पर आरबीआई के पास 50% से ज्यादा शेयर है, मोर देन 50% शेयर है। और ये जो NCFE है इसके अंदर 20 से लेकर 50 या 49 तक, समझ रहे हो ना। एसोसिएट के लिए मिनिमम शेयर चाहिए होता है 20%। किसी भी कंपनी की एसोसिएट कंपनी बनने के लिए, जैसे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट पढ़ा ना आप लोगों ने, बताया था सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, इनकम टैक्स में पढ़ेंगे। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है वो 20% के लिए कंसीडर किया जाता है। तो यही है, अगर 20% से लेके 49% तक शेयर है तो वो आप लोगों का एसोसिएट हो जाएगा। तो मतलब जो हमारा नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन है, इसमें आरबीआई का जो शेयर है वो कितना है, वो 20 से लेके 50% के बीच होगा। और ये जो बाकी की 5 सब्सिडरीज है इसके अंदर कितना शेयर है, इसके अंदर 50% से ज्यादा शेयर है आरबीआई के पास। और पहले जो नेशनल हाउसिंग बैंक होता था वो भी आरबीआई की सब्सिडरी होता था, लेकिन 2019 में एनएचबी को किसने ओन कर लिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अब नेशनल हाउसिंग बैंक है वो किसके अंडर आता है? अब वो आरबीआई के अंडर ना आके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। सो नाउ इट इज नॉट द सब्सिडरी ऑफ आरबीआई। अब ये आरबीआई की सब्सिडरी नहीं। इज इट क्लियर? अब ये आरबीआई की सब्सिडरी नहीं है। तो ये 2019 में किसने खरीद लिया था? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खरीद लिया। क्लियर है? नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक पहले था 2019 तक, लेकिन उसके बाद इसको क्या कर दिया गया है, अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में चला गया। ठीक है, तो अब देखो, अब ये सारा स्टैटिक पोर्शन है, मैं आपको मोटा मोटा इन 5 के बारे में पढ़ाऊंगा, लेकिन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। समझ आया? टॉपिक इंपॉर्टेंट, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। बैंकिंग में सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक में से एक है, मतलब समझ रहे हो ना। बैंकिंग में ये टॉपिक हमेशा पूछा जाता है, यहाँ से आपको हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस वजह से स्टैटिक पोर्शन है। तो मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ, आप इन 5 को पढ़ लीजिए और
उसके बाद एक पेज पे की पॉइंट्स लिख लीजिए। देखो पेपर में क्या क्या आता है, पहले तो फुल फॉर्म आती है, नॉर्मली क्या आती है, फुल फॉर्म आती है, कब बनाया गया है, और उसके कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो जो इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अरे एसोसिएट कंपनी, बेटा क्लास में कहाँ होते हो मुझे बताओ, मैंने एसोसिएट कंपनी समझाया तो अभी, पता नहीं तो आप क्लास नहीं लेते या क्या, आप मेरी बात को सुनते नहीं हो। एसोसिएट कंपनी का मतलब है जब किसी कंपनी ने 20% से, जिस कंपनी के 20% से ज्यादा शेयर किसी के पास हो, तो ये एसोसिएट आरबीआई की मतलब इसका नेशनल सेंटर ऑफ फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन है, इसका 20% या उससे ज्यादा शेयर आरबीआई के पास है, और इनका 50% से ज्यादा शेयर आरबीआई के पास। सबसे पहला आता हमारे पास DIGCC। अब मैं आपको मोटे मोटे पॉइंट बताऊंगा क्योंकि सारा स्टैटिक पोर्शन है। पहली तो फुल फॉर्म ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। सबसे पहले तो क्या होता है इंपॉर्टेंट बेटा, सबसे पहले तो फुल फॉर्म ही इंपॉर्टेंट होती है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन कब आई थी एग्जिस्टेंस में, 15 जुलाई 1978 को। और इसको बनाया कैसे गया था, इससे पहले दो इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन थे, एक DIC जिसको आप डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बोल देते हो, और दूसरा क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया CGCI। इन दोनों को मर्ज करके हमारी ये कंपनी बना दी गई थी। इन दोनों को मर्ज करके क्या कर दिया गया था, ये एक नई कंपनी बना दी गई थी। और ये जो DIGC है ये किस एक्ट के तहत बनाई गई है, DIGC एक्ट 1961, ठीक है। जो नाम से ही पता चलता है आप लोगों को, DICGC was established for providing insurance of deposit and guaranteeing of credit facility। तो जो क्रेडिट फैसिलिटीज होती हैं, समझ रहे हो ना, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो बैंक को के पास डिपॉजिट पड़ा हुआ होता है या जो क्रेडिट फैसिलिटी होती है उसकी गारंटी के लिए या डिपॉजिट के इंश्योरेंस के लिए। एट प्रेजेंट DICG इंश्योर ईच डिपॉजिटर ऑफ अ रजिस्टर्ड इंश्योर्ड बैंक अप टू 5 लाख। मैक्सिमम कितने तक, आपके जितने भी अकाउंट है मैक्सिमम कितने तक आपको ये गारंटी देता है, 5 लाख तक, मतलब सारे अकाउंट्स को मिला के, राइट। ऐसा नहीं है कि आपका एक फिक्स्ड अकाउंट है तो उसमें 5 लाख है, कोई करंट अकाउंट है, रिकरिंग डिपॉजिट है, तो टोटल कितने रुपए की आप लोगों को ये इंश्योर करेगा, कितने रुपए तक आपको ये इंश्योर करेगा, मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है। The credit guarantee scheme of DIGC is presently not operative due to availability of alternative guarantee scheme। तो ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है और इसका ये जो क्रेडिट गारंटी वाला कॉर्पोरेशन है ये वाला इसका काम नहीं करता, ठीक है। मतलब दो चीजें हो गई ना, एक तो गारंटी प्रोवाइड करना, इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, और दूसरा गारंटी। तो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, 5 लाख तक गारंटी वाला सिस्टम है वो क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। उसके बाद ऑथराइज कैपिटल कितनी है, 50 करोड़। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। बैंक्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ DIGC। अब कौन कौन से बैंक्स इसके अंडर आते हैं, डिपॉजिट इंश्योरेंस इज कंपल्सरी फॉर ऑल बैंक्स इन द कंट्री। तो सभी बैंक्स के लिए ये जो इंश्योरेंस फैसिलिटी लेनी है वो जरूरी है। देयरफॉर ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक, लैब्स, रीजनल, तो सारे बैंक्स है वो इसके अंडर आते हैं, ठीक है। आर रजिस्टर्ड एंड इंश्योर्ड बाय DIGC। इन सभी बैंक्स की आपको इंश्योरेंस और इनको रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है, किसके अंडर, DIGC के अंदर। क्लियर है, ये आ गया। कितना है, मैक्सिमम कितना होगा, 5 लाख, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये देखो इसके अंदर एक पॉइंट और भी बताया हुआ है, इफ यू हैव डिपॉजिट्स विद मोर देन वन बैंक, डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज लिमिट इज अप्लाइड सेपरेटली टू द डिपॉजिट इन ईच बैंक, हैज द पावर टू कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ इंश्योर्ड बैंक इफ इट फेल टू पे प्रीमियम फॉर 3 कंसेक्यूटिव हाफ ईयर पीरियड्स। अगर आप 1.5 साल तक प्रीमियम नहीं देते हो तो ये आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है उसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। पहली बात तो अगर आपके एक बैंक में 2 अकाउंट हैं तो आपको मैक्सिमम 5 लाख मिलेगा, लेकिन अगर आपके 2 अलग अलग अकाउंट में 2 अलग अलग अकाउंट है तो उसमें आपको कितनी गारंटी मिलेगी, दोनों पे 5-5 मिलेगी। समझ आ रहे हो, एक बैंक पे कितना है बेटा, 5 लाख, ठीक है। एक बैंक पे 5 है तो एक बैंक के अंदर आपके चाहे 4 अकाउंट हो, फिक्स्ड अलग हो या दूसरा अलग हो, लेकिन जो लिखा हुआ ना, इफ यू हैव डिपॉजिट्स विद मोर देन वन बैंक, डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज लिमिट इज अप्लाइड सेपरेटली टू द डिपॉजिट इन ईच बैंक। तभी के लिए सेपरेट होगी। अब ये पैसा कब देते हैं, अगर बैंक है वो लिक्विडेट हो जाए या फिर बैंक मर्जिंग में चला जाए या अमलगमेट वगैरह हो जाए,
ठीक है, समझ रहे हो ना? तो 4-5 बेसिक पॉइंट है जो आपने याद रखने हैं। कब बना है, कौन कौन सी कंपनी को मर्ज करके बना था, कौन से एक्ट के अंदर आता है, कितने रुपए तक दिया जाता है, कौन कौन से बैंक इसके परव्यू के अंदर आते हैं। ठीक है, ये मोटी मोटी चीजें हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है। हो जाएंगी याद? सिंपल है ना? बताओ, सिंपल है। एकदम से जो भी पढ़ रहे हो आप, सीधा सीधा आप लोगों को यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर है वो आ जाएगा। दूसरा है, मतलब याद तो देखो करना ही पड़ेगा। हाँ, 2 बैंक में फिर 5-5 10 हो गया ना, मतलब एक बैंक में 5 और उसमें अलग अलग अकाउंट हो तो चलेगा। एक बैंक पे 5 लाख है, उसके अंदर चाहे 10 अकाउंट ओपन कर लो, लेकिन अलग अलग बैंक पे आपको पूरा 5-5 अलग अलग के लिए मिलेगा। उसके बाद आता है ये BRN BMPL, दैट इज भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट। इससे क्वेश्चन पूछा गया पिछले 2-3 बार, ये वाला बहुत डिटेल में पूछा है, मतलब समझ रहे हो ना? यहाँ से क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आपको पूछा जाता है, अगर आपको पता हो ना। ये इसके वाला नहीं है, एक सेकेंड, हाँ ये बताता हूँ। ये आई थिंक मैसूर, अगर आपने नासिक था मैसूर था मुझे याद नहीं, अगर आपने ये वेब सीरीज देखी है जो अभी आई है तेलगी की, तो उसने इसमें से ही किसी प्रिंटिंग प्रेस में क्या किया, नासिक में था या मैसूर में मुझे याद नहीं है, तो उस पे उसने क्या किया था, वहां पर वो फर्जी, समझ रहे हो ना? उसकी मशीन्स वगैरह का क्या किया था उसने वगैरह, मतलब समझ रहे हो ना? यहाँ पर उसने क्या किया था, अपना फर्जीवाड़ा जो भी किया था, तो वहां से नासिक में था, तो आई थिंक शायद हाँ यहाँ पर था, नासिक महाराष्ट्र में। हाँ वो स्टैम्प पेपर वाला था ना, वो ये वाली ब्रांच थी वो, ठीक है, मुझे याद नहीं है, वो यहाँ पर था। तो देखो पहले तो इसकी फुल फॉर्म ही है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड वाज एस्टैब्लिश्ड बाय आरबीआई, फुली ओन्ड बाय आरबीआई इन 1995 1995 में आई थी, एज रजिस्टर्ड एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज 1956। तो ये प्राइवेट लिमिटेड ऑब्वियसली बात है, ये 1956, क्योंकि उस टाइम पे 2013 का एक्ट नहीं आया था अभी, तो उस टाइम पे 1956 वाला ही कंपनी एक्ट चल रहा था, तो उसके अंडर इसको क्या किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था। टू ऑगमेंट द प्रोडक्शन ऑफ बैंक नोट्स इन इंडिया टू एनेबल आरबीआई टू ब्रिज द गैप बिटवीन सप्लाई एंड, तो इसका मेन काम क्या करना है, नोट छापना है, सिंपल सी बात है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलोर में है। कंपनी 2 प्रेस को मैनेज करती है, एक है जो कर्नाटक में और एक कहाँ पे है, सल्बोनी में। तो ये पॉइंट याद रखने हैं, मतलब ये 2 प्रेसेस को क्या करती है, कंट्रोल करती है, एक मैसूर जो कि कर्नाटक में है और दूसरा सल्बोनी जो कि वेस्ट बंगाल में है। इसके साथ अपार्ट फ्रॉम दिस आरबीआई हैज 2 मोर प्रिंटिंग प्रेस बोथ ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि एक नासिक में और एक देवास में है। कॉइन्स आर मिंटेड इन 4 मिंट्स ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कौन से, मुंबई, हैदराबाद, यहाँ पर ये सिक्कों की होगी, समझ रहे हो ना? तो टोटल कितनी प्रेस होगी आरबीआई के अंडर, 4 ये हो गई, 5 6 7 8, तो टोटल 8 हो गई। उसमें से आरबीआई तो 8 की 8 को कंट्रोल करती है, फिर 2 हैं जो इसके अंडर आती हैं और बाकी ये 6 की 6 आरबीआई के अंडर आती हैं, जिसमें से 4 हैं वो नोट सिक्के छापने, सिक्के प्रिंट करने के लिए होती है, और ये जो 2 हैं ये नोट के लिए। मतलब मेन काम कहाँ पर होगा, मेन जो मैसूर और सल्बोनी है वहां पे होगा, ठीक है। पहला जो मेन रिक्वायरमेंट पूरी की जाएगी वो कहाँ से की जाएगी, मैसूर या फिर सल्बोनी से की जाएगी। उसके बाद भी अगर हमें लगता है जैसे अभी डिमोनेटाइजेशन